हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। और जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अच्छे नंबर गेन कर लो, जिससे आप जो है आने वाली वैकेंसी में जो है पार्टिसिपेट कर सको और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सको, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जान ही रहे हैं आप लोग, हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा है। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 5वां प्रैक्टिस सेट का, वो है, थोड़ा जूम कर देता हूं दोस्तों जिससे आप लोगों को देखने में सुविधा हो, आँख पे ज़्यादा जोर ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, देखिए। देशांतर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देशांतर में कौन सा समास है। ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, या फिर डी द्वंद्व समास, ठीक है। तो देखिए, देशांतर का जब आप समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या आएगा, देशों के बीच का अंतर, ठीक है। देशांतर का समास विग्रह क्या होगा, देशों के बीच का अंतर। देखिए ग्लोब पे आप लोग देखे होंगे ना, बीच में जो है एक होता है लेटीट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो एक से मतलब जो डिग्री होती है उसी को क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो उसी को पूछ रहा है इसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों देशों के बीच अंतर, या फिर इसको ऐसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, देशों के बीच है जो अंतर वही क्या है, देशांतर, ठीक है। इसको इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। मैंने बताया है जिस शब्द के बीच में आपको समास विग्रह करने पर है जो शब्द मिले, ठीक है, उसमें कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है, जिसमें क्या हो, अन्य पद प्रधान हो, ठीक है। जैसे गजानन, ठीक है, दशानन, इन सब में क्या है आपका बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा क्या है दोस्तों, एक बार बोलिए आप लोग अपने मन में। ऐसा समास, ऐसा पद या ऐसा शब्द जिसका प्रथम शब्द क्या हो, संख्यावाची हो, वो कैसा समास होता है, द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास पहचान मैंने आपको बताई थी, इसके बीच में क्या आता है, और शब्द आ जाता है, और शब्द, ठीक है। जब इसका समास विग्रह करते हैं, जैसे माता पिता आ गया ना, तो इसको जब समास विग्रह करेंगे माता और पिता, ठीक है, इसके बीच में आपको योजक चिन्ह भी देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान है आपके द्वंद्व समास की, इसके बीच में आपको योजक चिन्ह भी देखने को मिलता है। जैसे माता पिता, माता डैश पिता, ठीक है, या फिर दिन रात, इस तरीके से क्या रहेगा आपका, ये लिखा रहेगा, बीच में योजक चिन्ह दिखे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीच में योजक चिन्ह हो लेकिन जो दोनों शब्द हो ना वो समान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी द्वंद्व समास होगा। और अगर दोनों शब्द समान हो गए, जैसे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर दोनों शब्द समान हैं और बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है, तो आपका अव्ययी भाव समास। और अगर दोनों शब्द मतलब अलग अलग हैं तो वो द्वंद्व समास। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, रसोई घर का समास विग्रह है, ठीक है। रसोई घर का समास विग्रह है, ठीक है। ए है ऑप्शन रसोई के लिए घर, ठीक है, बी है रसोई का घर, सी है घर की रसोई, या फिर डी है रसोई और घर। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करिए, आपको 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, रसोई के लिए घर, ठीक है दोस्तों। रसोई मतलब क्या, खाना बनाने के लिए घर। रसोई का घर थोड़ा है, मतलब खाने का घर थोड़ा है यार। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रसोई के लिए घर, रसोई का घर मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो दोनों देखने से ही लग रहे हैं कि ये गलत है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। सरसिज जानते हो दोस्तों किसका होता है ना, तो बताइए आप लोग इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन है नलिन, बी है नौकर, सी है आदेश, डी है दृग, ठीक है, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो हो जाएगा सरसिज का नलिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दृग जानते हैं, नेत्र का या आँख का, ठीक है। दृग का क्या हो जाएगा, नेत्र, आँख, लोचन, ये सब किसके हैं, दृग के हैं। और नौकर तो जान ही रहे हैं, दास, नौकर को क्या दास भी हो जाएगा आपका, भृत्य भी बोलते हैं नौकर को, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो शशांक का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने दिमाग में लाइए कि शशांक किसका पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। संभवतः आप लोगों को पता होगा शशांक किसका होता है दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और क्या होता है, सुधाकर होता है, सुधाकर होता है, ठीक है।
निशाकर होता है, ठीक है। और क्या, उसके बाद सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या है दोस्तों, एक बार याद कर लीजिए। दिनकर हो गया, सुधाकर हो गया, ठीक है, अंशुमाली हो गया। ये सब किसके हैं, ये सब जो है सूर्य के हैं। और एक इम्पोर्टेंट दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है राकेश, ठीक है ना। राकेश मतलब राग का धन ईस, राग का रात को बोलते हैं, ठीक है ना। और धन ईस मतलब रात का स्वामी क्या हो जाएगा भाई, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। जलद, ठीक है, जलद जलद हो जाएगा, तोयद हो जाएगा, ठीक है, अम्बुद हो जाएगा, मतलब जल देने वाला, ठीक है, जयद हो जाएगा, जलद हो जाएगा। उसके बाद जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के लिए विलोम का चयन कीजिए, ठीक है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के लिए सही विलोम का चयन कीजिए, ठीक है। आपको बताना है कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है अधा, बी ऑप्शन है अंत, सी ऑप्शन है पुष्ट और डी है क्षणिक, ठीक है। बताइए आप लोग इसका विलोम क्या हो जाएगा ऊर्ध्व का। तो दोस्तों जो है ऊर्ध्व का विलोम जो हो जाएगा अधा हो जाएगा, अधा या निम्न, ठीक है ना। ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा, अधा या निम्न, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है परछन्न शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 6 है परछन्न शब्द का विलोम है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रतिपन्न, सी अप्रतिबद्ध और डी हो जाएगा गौण, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो परछन्न मतलब बता दूं दोस्तों आप लोगों को क्या होता है, छिपा हुआ, ठीक है। परछन्न मतलब इसका जो अर्थ होता है वो होता है छिपा हुआ, ठीक है ना। तो कुछ लोग जैसे छिपा हुआ, अगर मान लीजिए आपको अर्थ भी पता चलेगा तो आप लोग क्या कर देंगे, प्रत्यक्ष कर देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा प्रतिपन्न, ठीक है ना। परछन्न मतलब होता है छिपा हुआ और इसका विलोम जो होगा वो प्रतिपन्न होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, परोक्ष हो जाएगा, हाँ, या अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसका परोक्ष या अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और गौण का क्या हो जाएगा, मुख्य या प्रथम, ठीक है ना, मुख्य या प्रथम, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रथम। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। तो ग्रंथि का आपको तद्भव बताना है, कौन सा शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन है गांठ, बी है गांठ, सी है गट्ठी या फिर गुत्थी, ठीक है। तो ग्रंथि का जो होता है दोस्तों क्या होता है, गांठ होता है, ठीक है। क्या होता है, गांठ। इसको ध्यान रखिएगा, ये चंद्रबिंदी वाला होगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैंने कल इसको जो है आपको तद्भव तत्सम पहचानने की ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, जिसमें ये रा ये वाला दिख जाए आपको, या फिर क्षत्रिय वाला शाह दिख जाए, त्रा दिख जाए, ज्ञा दिख जाए, ये शब्द जिनमें दिख जाएंगे ना आपको दोस्तों, आप आंख बंद करके कौन सा लगाएंगे, उसको तत्सम शब्द लगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। अक्सर आप लोग कितने भाई जो है तद्भव तत्सम याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि इतने शब्द अगर हमको कहीं दिखेंगे तो हम उसको आग बंद करके कौन सा लगाएंगे, तत्सम शब्द लगाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तद्भव शब्द बताना है आपको। परख हो जाएगा, कच्छप हो जाएगा, या संधि होगा, या फिर पिंजर होगा। तो दोस्तों देखिए ये जो परख है ना, ये किससे बना है, ये परीक्षा से बना है, ठीक है। ये तद्भव शब्द है आपका, ये किससे बना है, परीक्षा से बना है। तो इसका ऑप्शन तो यही हो जाएगा। कच्छप का क्या हो जाएगा, कच्छप कैसा है, तत्सम है, तो इसका क्या हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या हो जाएगा इसका, कछुआ, कछुआ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका संधि का क्या हो जाएगा, सेंध हो जाएगा, ठीक है, सेंध, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संधि का क्या हो जाएगा, तत्सम, सेंध हो जाएगा। और पिंजर का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिंजरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पिंजरा। दोस्तों जो मैं आपको बताता हूँ ना, इसको नोट कर लिया करिए कहीं, ठीक है। अब देखिए आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट करने से मतलब नहीं है कि अगर हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि उसके अंदर हम 100 क्वेश्चन को समेट लें, ठीक है। और मेरा जो है यही प्रयास रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। इसीलिए मैं हर जितने भी ऑप्शन रहते हैं मैं सबको आप लोगों को एनालिसिस करके बता देता हूँ कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। अब कुछ लोग हैं कि जो है सिर्फ
आप प्रैक्टिस सेट कराते चले गए, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन ना सीखो दोस्तों ना, तो आपका सिखाने वाला सही नहीं है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, वधूर्मी का संधि विच्छेद है, ठीक है। आपको बताना है वधूर्मी का संधि विच्छेद कौन सा है। तो ए ऑप्शन है वधु धन उर्मी, बी ऑप्शन है वधु धन ऊर्मी, ठीक है। सी ऑप्शन है वधु धन उर्मी और डी है वधु धन ऊर्मी, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा वधु धन ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा वधु में कौन सी बड़ी ऊ की मात्रा आती है, ठीक है ना। और ऊर्मी जो है ये हमेशा ये वाला सही होगा आपका, ये वाला नहीं सही होगा। तो ठीक है, तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, वधु धन ऊर्मी। और अगर संधि की बात करें दोस्तों, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बताइए आप लोग, इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है ना। इसमें कौन सी है, ऊ धन ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसमें कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उद्योग का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपको क्या करना है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आपको एग्जाम में जो है आंसर करना है। ऐसा नहीं करिएगा कि आप एक ऑप्शन पढ़े उसके बाद तुरंत टिक कर दिए, ठीक है, बहुत लॉस हो जाता है दोस्तों। मैं खुद इस चीज़ को जो है भोग चुका हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसा मत करिएगा, चारों आंसर देखने के बाद ही आप लोग टिक करिएगा आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अभी बताया था मैंने आपको कौन सा है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। तो ए ऑप्शन है उत धन योग, बी है उद धन योग, सी है उध धन योग और डी है उत धन अयोग। तो दोस्तों जो इसका सही हो जाएगा उत धन योग, दा नहीं रहेगा, ठीक है। जो पहला होता है ना वो तीसरे में बदलता है, ये कौन सी है संधि, ठीक है, व्यंजन, वो सॉरी व्यंजन संधि है, हाँ। तो उत धन योग का क्या हो जाएगा, उद उद्योग, ठीक है। ये ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन है अध्युड़ा, बी है परित्यक्ता और डी है, सी है अनूढ़ा और डी है खंडिता, ठीक है। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को आ रहा हो कुछ लोगों को ना आ रहा हो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, अध्युड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। जो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या बोलेंगे, अध्युड़ा, ठीक है। और जिसको त्याग दे वो परित्यक्ता हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पैसे से मनुष्य के जीवन की इच्छा बलवती होती है। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखिए इसने क्या किया, इतना बड़ा वाक्य लिख दिया है दोस्तों, लेकिन ये जो आपसे पूछना चाह रहा है ना, वो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है, जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, ठीक है। जीवन जीने की इच्छा के लिए रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो दोस्तों जीवन जीने की इच्छा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, जिजीविषा बोलते हैं, ठीक है। जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, और मरने की इच्छा क्या होती है, मुर्मसा होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो मरने की इच्छा होती है वो मुर्मसा उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। ए कमज़ोर व्यक्ति, बी चालाक व्यक्ति, सी अनुभवी व्यक्ति या फिर डी अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। बताइए अंडे का शहजादा। तो देखिए अगर इसमें जो है क्वेश्चन में जो है आंसर जो दिए गए हैं दोस्तों बहुत क्लोज दिए गए हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी आपको, ठीक है। अब आप लोग इसमें जानते हैं किस में होंगे कन्फ्यूज़, एक तो होंगे आप कमज़ोर व्यक्ति में या फिर अनुभवहीन व्यक्ति, इन्हीं दो ऑप्शन में आप लोग जो है कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। और अगर कन्फ्यूज़ हैं इन्हीं दो ऑप्शन में तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। क्योंकि आपके मन की बात को मुझे, आप कहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं अगर ये मैं जान पा रहा हूँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप मेरे सामने नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी कमज़ोरी को पकड़ रहा हूँ। तो अंडे का शहजादा तो होगा जो दोस्तों क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। इसको ध्यान रखिएगा, क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी नीचे चले आए, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए क्या कह रहा है, छक्का पंजा करना, ठीक है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। ए झगड़ा लगाना,
बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, सी चापलूसी करना, डी नारदगिरी करना। ठीक है, ए झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, सी चापलूसी करना, डी नारदगिरी करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, यही हो जाएगा, छक्का पंजा करना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य अशुद्ध हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये तो लगभग ठीक ही लग रहा है दोस्तों। बी है मेरे ऊपर कृपा करें, सी है मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए दोस्तों जो इसका बी ऑप्शन है ना, मेरे ऊपर कृपा करें, ये नहीं होगा, इसका होता है मुझ पर कृपा करें। ठीक है, मुझ पर कृपा करें, बाकी सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे ऊपर नहीं होता, मुझ पर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। ए शुष्क इलाकों में पानी की आपूर्ति के लिए बारिश या बर्फबारी बढ़ाई जा सकती है। बी है युद्ध के समय गीता को लिखना कृष्ण के ही बस की बात थी। सी है स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। और डी है हम जानते हैं सूर्य ऊर्जा का एक अथाह भंडार है। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं इसके लिए आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और बताइए ये व्याकरण की दृष्टि से कहाँ पर गलत है। तो देखिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 16 का है वो सी है। ये बीमारी लिखा ना, इसमें छोटी की मात्रा नहीं होती, ये बीमारी में बड़ी की मात्रा आती है, बीमारी होता है। ठीक है ना, क्या होगा, बीमारी होगा, को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब देखिए फिर जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, वो ट्रिक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, बहुत काम आने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है, मैंने कल आपको ये तत्सम तद्भव वाली ट्रिक बताई थी और दूसरी मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली बताई थी। ठीक है, आप ज़्यादा शब्द याद नहीं रख सकते, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए मजा, बी सजा, सी कजा, डी रजा। अब देखिए दोस्तों अक्सर जो लोग नियम पढ़े होंगे वो लोग देखे होंगे, जो आकारांत होता है ना, आकारांत मतलब जिसके लास्ट में आ शब्द आपको देखने को मिले, आकारांत क्या होता है, अक्सर स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। अब जो लोग पढ़े होंगे नियम वो तुरंत सब देखेंगे तो इसमें तो सब स्त्रीलिंग ही उनको नजर आएगा। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई थी दोस्तों उसको फॉलो करिए आप। ठीक है, अच्छा और अच्छी लगाइए, देखिए फ़ोन से इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मज़ा आता है, इसी से पता चल गया आपको मज़ा आता है। सज़ा दी जाती है, कज़ा होती है, कज़ा मतलब छूट जाना। ठीक है दोस्तों, कज़ा मतलब क्या होता है, छूट जाना। रज़ा मतलब मर्जी। ठीक है, रज़ा होती है, कज़ा होती है और सज़ा दी जाती है, ये तीनों आपको देखिए होती है अप्लाई करने के बाद आपको जो है मतलब शब्द में अप्लाई करने के बाद आप उसका जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विभेद कर पाएंगे। लेकिन मज़ा क्या होता है, मज़ा आता है भाई, मज़ा आती नहीं है, मज़ा आता है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, सजा बहुत खल रही है। ठीक है, कजा हो गई। ठीक है, कजा मतलब छूट गई। ठीक है, और रजा मतलब मर्जी। ठीक है, इसमें बता बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मर्जी। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये अपवाद है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा, मजा। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। अब बताना आपको, जो 4 शब्द दिए गए हैं इसमें एक वचन कौन सा है। अब देखिए ए दर्शन है, बी नदी है, सी घरों, या फिर डी लताओं। अब देखिए सी और डी में तो आप लोग तुरंत जो है क्या कर लेंगे, विभेद कर लेंगे भाई। ये तो घरों में आपको दिख ही रहा होगा बहुवचन है, लताओं में क्या है, बहुवचन है। ठीक है, अब किस में कन्फ्यूज़ है, दर्शन में या फिर नदी में। ठीक है, अब देखिए दर्शन होते हैं दोस्तों, ये सदैव क्या होता है आपका, ये सदैव बहुवचन होता है दर्शन। दर्शन हो गए, दर्शन होते हैं, दर्शन करने गए हैं। ठीक है, नदी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक वचन हो जाएगा, नदी बहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। आप लोग शब्द में प्रयोग करने का प्रयास किया करिए, किसी भी जैसे कोई वर्ड आपसे पूछा ना तो उसको आप अपने शब्दों में प्रयोग करिए, उसके बाद उसके पीछे जो क्रिया आ रही है ना, ठीक है, उसके आधार पर आप लोग डिसाइड करिए कि हाँ हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है,
रटना नहीं, ये चीज़ों को समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक है। कारक बताइए, ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक या फिर डी संपादान कारक। तो देखिए कानो सुनी मतलब कानों से सुनी, ठीक है। कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, इसका मतलब यही है। इसके बीच में जो कारक चिन्ह छुपा है दोस्तों वो से छुपा हुआ है। और जहाँ भी साधन का बात होती है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपने अब देखा भी कानों से, तो क्या हो जाएगा, माध्यम आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, एक की वर्तनी शुद्ध है। दिए गए शब्दों में एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, बताना है कौन सा शब्द की शुद्ध है। ए है आविष्कार, बी है देवारसी, सी है निशब्द, डी है जमाता। बताइए दोस्तों इसकी इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है, एक बार देख लीजिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो वर्तनी शुद्ध है वो किसकी है, आविष्कार की। इसको बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ये जो देवारसी है ना दोस्तों, इसको देवर्षि बोला जाता है, इसको देवर्षि, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। वाह नहीं रहेगा, देव रहेगा, ठीक है, देवर्षि। और निशब्द नहीं होता दोस्तों, निह शब्द होता है, निह शब्द होता है, निह शब्द होता है, ठीक है। और जो है आपका जमाता नहीं होता, जामाता होता है, ठीक है, जामाता। ये जा नहीं रहेगा, जा पे आगे मात्रा रहेगी, जामाता, ठीक है। तो इसका जो वर्तनी शुद्ध है वो आविष्कार की सिद्ध है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, देखिए, दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करें, मतलब आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ए है सन्यासी, बी है प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी और सी है परिषद और डी है इकहत्तर, इकहत्तर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो शुद्ध होगा आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, तो बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊं, ठीक है। तो जो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सन्यासी, यही आपका सही हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये होगा सन्यासी, तो दोस्तों ये सन्यासी हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि होता क्या है, सन्यासी होता है, सन्यासी। आपको 2 बार ना की आवाज़ आएगी इसमें, ठीक है, सन्यासी। देखिए एक बार बोल के सन्यासी, ठीक है। तो इसमें 2 बार ना की आवाज़ आएगी, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रौद्योगिकी में औ की मात्रा आएगी, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी होता है, ठीक है। और परिषद में यहाँ पे हलंत की त्रुटि है, और 71 में यहाँ इकहत्तर नहीं होता, 71 होता है, ठीक है, यहाँ पे आधा ता आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है। निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है, ए आयु, बी आदेश, सी ग्रंथ, डी गुरु। देखिए दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ आपका ये भी बताना है कि 21 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। अगर आपका स्कोर 17 से 18 के बीच में है तो दोस्तों आप लोग अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रयास करिए, इसको आप 21 आउट ऑफ 21 करने का प्रयास करिए, ठीक है। इसको क्योंकि हिंदी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए दोस्तों, तो वही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो बेहतर है आपका उस सब्जेक्ट को और बेहतर बनाइए, ठीक है। जो हमारा अच्छा है हमको उसको और अच्छा करना है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, तो अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो है गद्यांश आ गया। अब गद्यांश में मैंने ट्रिक बताई है दोस्तों, और जिसको ट्रिक नहीं पता होगी वो पहले क्या पढ़ेगा भाई, पैराग्राफ पढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी, तो आप लोग को कहाँ जाना है, सीधे प्रश्न पे जाना है। अब देखिए सीधे हम लोग कहाँ आए, प्रश्न पे आए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, स्वतंत्रता की माता कौन है। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ स्वतंत्रता की माता कौन है। अब हमको क्या पूछ रहा है, स्वतंत्रता की माता कौन है। इसके बाद हमको कहाँ जाना है, पैराग्राफ पे जाना है, और किस शब्द को ढूंढना है, स्वतंत्रता से की माता से संबंधित जो शब्द हैं उनको ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने देखा नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है, ठीक है। देखिए एक लाइन आपने गए क्वेश्चन पे तुरंत आपको आंसर मिल गया, ठीक है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले जो है पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पैराग्राफ भूल जाते, फिर वो क्वेश्चन पे जाते। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन पर डायरेक्ट जाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन में शब्द दिए गए हैं उसको पैराग्राफ में ढूंढ के आंसर ढूंढना है अपना, ठीक है। तो नम्रता आ गया आपका ना, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है, क्या पूछ रहा है आपसे,
भाई स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है, इसको ढूंढना है। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ, ढूंढ लेते हैं। नम्रता स्वतंत्रता की माता है, लोग भ्रमवश अहंकार को अपनी माता समझ बैठते हैं, उसकी सौतेली माता है, वह उसकी सौतेली माता है। कौन है, अहंकार, भ्रमवश अहंकार को ही इसकी माता समझ बैठते हैं, वह उसकी सौतेली माता। कौन है, अहंकार, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा तुरंत, यही हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही ना दोस्तों, देख रहे हैं कितने आसानी से आप लोग कर लेंगे। आप उसके बाद क्या है, आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। देखिए आपने पकड़ा आत्म संस्कार, क्वेश्चन पढ़ा आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए, तुरंत पैराग्राफ पे गए, क्या ढूंढेंगे, आत्म संस्कार ढूंढेंगे। भाई ये देखिए मिल गया, मिल गया कि नहीं, मिला कि नहीं मिला, आत्म संस्कार मिल गया ना। देखिए अब क्या कह रहा है, आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। क्या है, मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। बात समझ में आ गई ना दोस्तों, मैंने आपको कितने आसानी से बता दिया। क्या है यहाँ पे, देखिए मानसिक स्वतंत्रता। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको जो है तीनों क्वेश्चन फटाक से करा दिए। जो लोग पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में पढ़ते ना, वो पैराग्राफ ही पढ़ते रह जाते, 2 से 4 मिनट आपका खा जाता। आपको ऐसा नहीं करना, सीधे पैराग्राफ वो क्वेश्चन पे जाना है, उसके बाद उससे रिलेटेड सब पैराग्राफ में ढूंढ लेना है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न जो है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न पसंद आए होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़रूर से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर देना। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की थोड़ी सी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। एक बार पैराग्राफ दिखा दूँ, जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ लेंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।